जय हिंद वंदे मातरम। द केरल स्टोरी आने वाली 5 मई को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है और इस मूवी की रिलीज़ से पहले जैसे ही इसका ट्रेलर निकल कर सामने आया है, हर तरफ हलचल मच गई है कि भाई आखिर इस तरीके से इसको कैसे दिखाया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि भाई जो 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा बताया जा रहा है, इसकी कितनी सच्चाई है। केरल के जो सीएम है पिनाराई विजयन, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बनाई गई। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर निकल कर सामने आ रही। तो इस वीडियो में हम लोग तथ्यात्मक तौर पर जो भी चीज़ें ऑफिशियली निकल कर सामने आई इस पूरे केस के बारे में, जब ये केस हुआ था उस बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कोर्ट की तरफ से लव जिहाद के एंगल को पूरी तरीके से नकार दिया गया था। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इस 32,000 के आंकड़े के बारे में कि क्या ये आंकड़ा वाकई में इतना बड़ा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये काम नहीं हुआ, कि लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा के उनको ISIS के गढ़ में भेजा गया। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ, लेकिन कितनों का हुआ, कैसा हुआ, क्या मैग्नीट्यूड था और उसको लेकर क्या कुछ काम किया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। देखिए, द केरल स्टोरी फिल्म अपनी कहानी और इस समय जो उसको लेकर दावे किए जा रहे हैं उनको लेकर इस समय काफ़ी चर्चा में है। 26 अप्रैल को इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ और फिल्म में 4 युवतियों की ज़िंदगी पर बेस्ड 2 मिनट 45 सेकंड के ट्रेलर में दिखाया गया कि कैसे कॉलेज जाने वाली 4 युवतियां एक आतंकी संगठन से जुड़ जाती। ट्रेलर की शुरुआत केरल की हिंदू लड़की शालिनी उन्नीकृष्णन के परिचय से शुरू होती, जिसमें वो आतंकी संगठन ISIS से जुड़ने की पूरी कहानी बता रही। ट्रेलर में दिखाया गया कैसे एक गिरोह केरल की युवतियों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराता है और फिर आतंकी संगठन ISIS का हिस्सा बना लेता है। इसके लिए कभी फिजिकल रिलेशन तो कभी धार्मिक मान्यताओं को टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गई ट्रेलर की बात में। अब देखिए, एक मुस्लिम संगठन ने द केरल स्टोरी फिल्म में लगाए गए आरोपों को साबित करने के नाम पर 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा करी। इतना ही नहीं, अभी कुछ समय पहले स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वाले एक शख्स जो थे, वो भी केरला से, अपनी बच्चियों को संपत्ति में अधिकार देने का जो उनका एक कारण था, उसके कारण उन्होंने शादी करी थी, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए 11 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। 5 मई को रिलीज़ होने वाली इस फिल्म पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से लेकर शशि थरूर तक सवाल खड़े कर चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि फिल्म में जो दावे किए गए हैं क्या वो सच है या झूठ है। कुछ सवाल के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा सिनेरियो आखिर क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो देखिए, द केरल स्टोरी में दिखाया गया है कि प्रेम के जाल में फंसाकर बड़े पैमाने पर लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है। क्या वाकई केरला में लव जिहाद इस समय चल रहा है? तो देखिए, 2009 में केरल और कर्नाटका हाईकोर्ट में 2 मामले पहुँचे थे, जिसके बाद लव जिहाद खासा चर्चा में आया था। दोनों मामलों में लड़कियों के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी का अपहरण करके मुस्लिम युवकों के साथ उनकी शादी कराने को मजबूर कराया गया। केरल हाईकोर्ट के जस्टिस KT शंकरन ने कहा कि ये जगजाहिर है कि लव जिहाद या रोमियो जिहाद के नाम से एक आंदोलन चलाया जा रहा है। उन्होंने केरल के DGP से कई सवालों के जवाब में एक हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए। उसमें से कुछ प्रमुख सवाल अगर हम समझें तो पहला था जैसे कि क्या देश में कोई ऐसा आंदोलन वाकई में चल रहा है, कि भारत और विदेशों के कौन से संगठन इसमें शामिल हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। वहीं इस आंदोलन की फंडिंग कैसे की जा रही है, क्या ये पूरे भारत में चल रहा है या सिर्फ यहीं है, और पिछले 3 साल में कितने स्टूडेंट धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए। क्या लव जिहाद, जालसाजी, तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों के बीच में कोई वाकई में संबंध? इस तरह के सवाल कोर्ट की तरफ से पूछे गए थे। दूसरे मामले के बारे में बात करें तो कर्नाटक हाईकोर्ट में C सेल्वराज ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी सिल्जा राज को एक मुस्लिम लड़के ने अगवा कर लिया और कमराज नगर से केरल ले गया। वहां उसे मदरसे में इस्लाम का पाठ पढ़ाया गया और धर्म परिवर्तन कराने के बाद शादी कर दी गई। इसके बाद सिल्जा राजा सामने आती है और अदालत से कहती है कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है और शादी करी। इसके बाद कोर्ट ने लव जिहाद एंगल के आंदोलन की जाँच के लिए जो कर्नाटका के DGP की नेतृत्व में SIT बनाई थी, उसके ऊपर भी बात करी। लेकिन कर्नाटका में गठित SIT की रिपोर्ट में कहा गया कि 24 टीमों को कर्नाटका के सभी जिलों में भेजा गया, लेकिन लव जिहाद का कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला। SIT ने बताया कि सिल्जा राज का धर्म परिवर्तन के बाद निकाह करना लव जिहाद नहीं था। इसके बाद कर्नाटका हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सिल्जा अपने पति के साथ रह सकती हैं और जहां चाहें वहां जा सकती हैं। वहीं केरल के DGP जैकब पुनोस ने 18 अक्टूबर 2009 को कोर्ट में हलफनामा दायर किया। इसमें सभी जिलों के SP की 14 रिपोर्ट और राज्य CID, पुलिस इंटेलिजेंस, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के प्रमुख की 4 रिपोर्टें शामिल थी। इसमें केरल हाईकोर्ट की ओर से पूछे गए सभी सवालों का जवाब नहीं में दिया गया था। यानी सीधे तौर पर लव जिहाद जैसा कोई आंदोलन चल ही नहीं रहा है और ना ही इसके पीछे कोई साजिश है, ऐसा बताया गया। साथ ही कहा गया कि पिछले 3 सालों में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है। मतलब इस तरह का कोई मामला होने की बात से सीधे तौर पर नकार दिया गया। DGP ने इस रिपोर्ट में कहा कि इस तरह के आरोपों के कोई ठोस उदाहरण मौजूद नहीं। हालांकि कुछ सोर्सेज से मिली जानकारी और आरोपों में लव जिहाद की बातें कही गई। पुलिस की इंटेलिजेंस सेल सभी स्कूलों और कॉलेजों पर निगरानी रखेगी और ऐसे मामलों से सख्ती से निपटेगी भी।
वहीं जस्टिस केटी शंकरन ने 26 अक्टूबर 2009 को शहंशाह और सिराजुद्दीन को अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। डीजीपी को सभी 18 रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में देने का निर्देश दिया। साथ ही डीजीपी को ये बताने के लिए भी कहा गया कि वो मामले को बंद करने के इच्छुक क्यों हैं, जबकि कई सोर्सेज ने ऐसा होने की बात कही है और कई आरोप भी सामने आए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए भी निर्देश दिए थे। वहीं 9 नवंबर 2009 को केरल के डीजीपी 18 रिपोर्ट सौंपते हुए एक हलफनामा दायर करते हैं। इसे बताया गया कि सोर्स द्वारा दी गई जानकारी और जो आरोप लगाए गए हैं उनके समर्थन में आपराधिक गतिविधि या संगठन के शामिल होने के कोई सबूत मिले ही नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी 1 दिसंबर 2009 को हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि देश में कोई लव जिहाद आंदोलन या संगठन अस्तित्व में नहीं है। इसके बाद जस्टिस शंकरन 9 दिसंबर 2009 को अपने लंबे फैसले में जिला एसपी द्वारा दायर सभी 14 रिपोर्ट्स को खारिज कर देते हैं। साथ ही कहते हैं कि यह स्पष्ट है कि विशेष धर्मों से संबंधित लड़कियों को दूसरे धर्म में धकेलने का प्रयास तो किया ही जा रहा है। यह भी साफ है कि रिपोर्ट में दर्ज कुछ संगठनों की शह पर ऐसा किया जा रहा है। इसी के साथ ही कोर्ट ने शहंशाह और सिराजुद्दीन को अग्रिम जमानत देने से साफ तौर पर इनकार भी कर दिया। हालांकि एक हफ्ते बाद ही जस्टिस एम शशिधरन नाम्बियार ने शहंशाह और सिराजुद्दीन के अभियोजन पर रोक लगा दी। जस्टिस नम्बियार ने इसके बाद तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम के जिला जज के मामले में डिटेल में रिपोर्ट मांगी। दोनों जिला जज की रिपोर्ट में लव जिहाद या धर्मांतरण की साजिश का कोई सबूत ही नहीं था। इसके बाद जस्टिस नाम्बियार ने 10 नवंबर 2010 को शहंशाह और सिराजुद्दीन के खिलाफ एफआईआर को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया। साल 2016 में केरल में लव जिहाद एक बार फिर चर्चा में आया। वैकोम शहर में होम्योपैथिक में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही 25 साल की अखिला धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाती है और अपना नाम हदिया रख लेती है। साथ ही अपने पेरेंट्स को बिना बताए शफीन नाम के मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है। लड़की के पिता एम अशोकन इसे लव जिहाद का मामला बताते हैं और 2016 में केरल हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि उनकी बेटी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया गया है और शादी करा दी गई है और वो गायब है। लड़की के पिता की याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने 24 मई 2017 को ये शादी रद्द कर दी। साथ ही हदिया को उसके माता पिता के पास रहने का आदेश दिया। इसके बाद शफीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की के पिता को उसे पेश करने का आदेश दिया और इसके बाद हदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया कि वो मुस्लिम है और मुस्लिम ही बनी रहना चाहती है। उससे ये भी कहा कि वो शफीन जहाँ की पत्नी ही बनी रहना चाहती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हदिया और शफीन पति पत्नी की तरह रह सकेंगे। साथ ही कोर्ट ने एनआईए को लव जिहाद की साजिश की जांच जारी रखने का आदेश भी दिया। इसके बाद गाड़ी पहुंचती है 18 अक्टूबर 2018 को। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि एनआईए ने केरल में लव जिहाद मामले में जांच बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआईए ने केरल में दूसरे धर्म में हुई 11 शादियों की जांच करी थी। एजेंसी ने पाया कि इसमें किसी भी मामले में ये नहीं पाया गया कि युवक या युवती को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। यानी अब तक देश में लव जिहाद का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, ऐसा माना जा रहा है इन रिपोर्ट्स के हवाले से। इसके बाद बारी आती है दूसरे सवाल की। द केरल स्टोरी फिल्म के टीज़र में दावा किया गया है कि केरल में 32,000 से ज़्यादा लड़कियां गायब हुईं। ट्रेलर में भी हज़ारों लड़कियों के धर्म परिवर्तन के बाद आईएसआईएस ज्वाइन करने की बात कही गई। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है? तो देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 15 जुलाई 2016 को केरल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से बताया कि कोझिकोड और मलप्पुरम में 2 मान्यता प्राप्त रिलीजियस कन्वर्जन सेंटर्स में 2011 से 2015 के बीच 5,793 लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि गैर मान्यता प्राप्त केंद्र में होने वाले धर्म परिवर्तनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस्लाम धर्म को अपनाने वाले लोगों में लगभग आधी महिलाएं होती हैं। साथ ही इनमें से अधिकांश महिलाएं 75% हम मान सकते हैं 35 साल से कम उम्र की हैं। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है उनमें करीब 4719 हिंदू थे और 1074 ईसाई थे। 25 जून 2012 को केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने राज्य की विधानसभा में बताया कि 2006 से 2667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपनाया है। सुरक्षा एजेंसियों का अनुमान है कि केरल के करीब 100 से 120 लोग या तो आईएसआईएस में शामिल हो गए या शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ मध्य पूर्व से सीरिया या अफगानिस्तान गए, वहाँ पर वो आईएसआईएस के लिए काम करने लगे। इनमें से कई लोग मारे गए। वहीं अगस्त 2019 में मलप्पुरम के एक इंजीनियरिंग छात्र मोहम्मद मोहसिन के परिवार को एक संदेश मिला कि उनका इकलौता बेटा अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया है। 2014-15 में सुरक्षा एजेंसियों ने 17 भारतीयों की पहचान करी जिन पर आईएसआईएस में शामिल होने का संदेह था। उनमें से 3 केरल के थे और ये लोग मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे। 2013-14 में सीरिया चले गए थे। मई जून 2016 में महिलाओं और बच्चों समेत केरल के करीब 2 दर्जन लोग आईएसआईएस में शामिल होने के लिए गए। जांच में आईएसआईएस के कासरगोड मॉड्यूल का पता चला। जो लोग गायब हुए उनमें से ज़्यादातर उसी जिले के थे। यानी केरल में धर्म परिवर्तन और आईएसआईएस में शामिल होने के मामले तो हैं, लेकिन ये गिनती के
और ये कहना कि ये 32,000 है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डाउट है। और अगर 32,000 है तो भाई मूवी के मेकर्स को चाहिए कि वो इसका प्रूफ सामने रखें, जिससे कि ये बात वहीं के वहीं खत्म हो जाए। इसके बाद अगले सवाल की बारी आती है कि द केरल स्टोरी में दिखाया गया है कि केरल से गायब होने वाली लड़कियां आईएसआई ज्वाइन करती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? तो देखिए, केरल की 4 महिलाएं अपने पति के साथ 2016-18 में अफगानिस्तान के नंगरहार पहुंची थी। उनके पति अफगानिस्तान में अलग अलग हमलों में मारे गए थे। ये महिलाएं आईएसआईएस के उन हज़ारों लड़ाकों में शामिल थीं जिन्होंने नवंबर और दिसंबर 2019 में अफगानिस्तान के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 2021 में भारत सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इन चारों महिलाओं को भारत आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या इन सबके पीछे वाकई में कोई संगठित गिरोह है? तो केरल हाई कोर्ट को 2009 में दिए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया कि लव जिहाद को लेकर देश में कोई संगठित गिरोह नहीं है। उस समय भारत में यूपीए की सरकार थी। वहीं केरल से आईएसआईएस में भर्ती कराने के पीछे 3 बड़े मॉड्यूल के सक्रिय होने की बात सामने आई। इसमें कासरगोड मॉड्यूल, कुन्नूर मॉड्यूल और द उमर अल हिंद मॉड्यूल का पता लगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चीज़ पूरी तरीके से झूठी। द केरल स्टोरी में जो बातें बताई गई हैं वो पूरी तरह से गलत है। चीज़ें हैं, काम हो रहा है और सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इनके बारे में ठोस बात क्यों नहीं की जा रही, ये एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इस बात पे भी है कि 32,000 लड़कियों का जो आंकड़ा बताया गया है उसका क्या आधार है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि भैया ये पूरी तरह से झूठी कहानी है। हुआ तो है, लेकिन किस पैमाने पर हुआ है ये समझने वाली बात है। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।